में काबा। नेहा सिंह राठौर को आज के समय में कौन नहीं जानता। नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार की खिंचाई अपने गीतों के जरिए करती आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लोग उनके ऊपर विपक्षियों के साथ होने का आरोप भी लगाते आते हैं। फिलहाल नेहा सिंह राठौर ने अपना यूपी में काबा जब पहला गाना लॉन्च किया था तो उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में भूचाल मच गया था और उसके बाद यूपी में काबा 2 लॉन्च किया गया, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर को पुलिस की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था और ये कहा गया था कि आप हमारे 7 सवालों के जवाब दीजिए। नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलने के बाद वो बीमार भी हो गई थी, अस्पताल में भर्ती भी हो गई थी और इस पर कहीं ना कहीं विपक्षियों ने नेहा सिंह राठौर को सपोर्ट भी किया था। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके नेहा सिंह राठौर के गानों की लाइन में ही अपने ट्वीट के जरिए सरकार की खिंचाई की थी, लेकिन अब नेहा सिंह राठौर को जवाब देने के लिए सरकार के ही एक मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति ने जिम्मा उठाया है और वो कोई और नहीं मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार हैं। मृत्युंजय कुमार ने बीते दिनों एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि नेहा सिंह राठौर का ये गाना और नेहा सिंह राठौर के सारे गाने किसी न किसी एजेंडे से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है, कविता में एजेंडा बा, पूर्वाग्रह के झंडा बा, खाली अटेंशन के दरबार बा, हर बात के दोषी सरकार बा। हम तो खाली नेगेटिव देखा, विपक्ष के नैरेटिव देखा, मिट्टी में हा मिलल माफिया, योगी जी के डंडा बा, कविता में एजेंडा बा, पूर्वाग्रह के झंडा बा। मृत्युंजय कुमार के इस ट्वीट से साफ तौर पर साबित होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नेहा सिंह राठौर और नेहा सिंह राठौर के गानों को विपक्ष के एजेंडों से जोड़ करके बताने की ये कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर के गानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर सफल भी हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नेहा सिंह राठौर का क्या इसके बाद कोई जवाब आता है या फिर ये बात साबित हो जाती है कि मुख्यमंत्री के खास जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक मृत्युंजय कुमार ने उन्हें जवाब दे दिया है और उस जवाब के बाद नेहा सिंह राठौर शांत हो गई हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इसमें 22 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए, जिसमें से 21 पास हुए। यूपी सरकार की पहली खेल नीति को इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसके अलावा बाराबंकी में आईटी पार्क बनाया जाएगा, इस पर भी इस बैठक में मुहर लगी है। यूपी सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023-24 को भी हरी झंडी दिखाई है। वहीं इस बैठक के दौरान ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी, उसको शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया। कैबिनेट ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 11 अप्रैल को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। वहीं नई खेल नीति के तहत गांवों में ओपन जिम खुलवाए जाएंगे, ऐसा इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी इस बैठक में पास हुए। कैबिनेट ने मुफ्त राशन नीति के लिए नई एजेंसी का चयन किया, क्या पूरा राशन उपलब्ध कराएगी। गृह विभाग के प्रस्ताव में गुंडा एक्ट धारा 2 और धारा 6A की कार्रवाई डीएम, एडीएम, ज्वाइंट सीपी को दी गई। वहीं इस कैबिनेट की बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि बाराबंकी में आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की कटाई मिलों पर 51.63 करोड़ की देनदारी है। इसमें 29.5 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ की है। इसमें 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार चुकता करेगी। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है। अयोध्या में 65 करोड़ के 2 नई सड़क बनेगी। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ पास किए गए हैं।
अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 465 करोड़ रुपए पास किए। बैठक में शामिल होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष की आपस की खींचतान कुर्सी के लिए है। विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए सब कर रहे हैं। देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, महिलाओं को समान भागीदारी मिल रही है। देश और प्रदेश की जनता जानती है कि पीएम मोदी उनके हित की रक्षा कर रहे हैं। 2022 तक के सभी चुनाव में जनता का विश्वास पीएम मोदी में दिखा। कोरोना महामारी से लेकर अभी तक सबको राशन दिया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से कह रही है कि आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने हमें समय दिया, उसी में एजुकेशन कमीशन पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। सरकार हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है। नगरीय निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही संपन्न कराए जाएंगे। इस कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सौंपी गई थी, उस पर भी मुहर लगी है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले अप्रैल में निकाय चुनाव लगभग होने तय है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर क्या फैसला लेती है। आज अभी हम अपने विभाग का ही हम लोगों ने बैठक के बाद निकल कर आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में और हमारे जो यूनिवर्सिटी गेम होने वाले उसमें 5 प्रकार की कमेटियां बनी। एक हमारी अध्यक्षता में, एक चीफ सेक्रेटरी के, अपर मुख्य सचिव के, और उसके साथ साथ जो है जो जहां जैसे यूनिवर्सिटी जो गेम होगी वो एक जो है बनारस में होगी, एक जो है गोरखपुर में होगी, एक लखनऊ में होगी। इस तरह से उन दृष्टि से वहाँ भी एक कमेटी बनाई गई है कमिश्नर की अध्यक्षता में। तो इस तरह से 5 प्रकार की कमेटी ने जो यूनिवर्सिटी गेम है उसको संचालित करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया है और आज इस पर मंजूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक प्रस्ताव युवा कल्याण विभाग का था कि वहाँ हमारे प्राथमिकता है पहले विकास खंड स्तर पर, जहाँ जिस विकास खंड में स्टेडियम ग्रामीण स्तर पर नहीं होंगे, हम प्राथमिकता होगी पहले उस विकास खंड में हम ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम बनाएंगे। उसको पीपीपी मॉडल पर भी लोगों होकर के सहयोग से आधार पर, अगर जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो ऐसे जो हमारे सरकारी स्कूल होंगे उनकी जमीन को सरकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, वहाँ भी हम मिनी स्टेडियम के रूप में बना के खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। टैक्स रिपोर्ट अटल टीवी। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे मत्स्य विभाग के औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो विभाग में हड़कंप मच गया। इस समय तक कोई भी अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचा हुआ था। इस पर मंत्री जी ने नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने मत्स्य विभाग के निगम, फेडरेशन और निदेशालय में निरीक्षण किया और अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी तय समय पर कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के निरीक्षण के दौरान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से लेकर सभी कर्मचारी और अधिकारी मौके से गायब मिले। इस पर मंत्री ने उपस्थित रजिस्टर भी चेक किया, जो कि चौंकाने वाला था। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी अधिकारियों के कैबिन का दौरा किया, लेकिन लगभग सभी अधिकारी अपनी कुर्सी से नदारद मिले। विभाग के अधिकारियों की ऐसी लापरवाही देख मंत्री जी की नाराजगी 7वें आसमान पर चढ़ गई और उन्होंने फोन पर अधिकारियों को फोन कर समय से ऑफिस न पहुंचने पर कार्रवाई किए जाने की हिदायत दे दी। उन्होंने मत्स्य विभाग, फेडरेशन और निदेशालय तीनों ही स्थान पर निरीक्षण किया। विभाग में कुछ कर्मचारी जो थे वो नहीं आए थे, उसे भी हमारे यहाँ आधे कर्मचारी। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जनता की सरकार जनता के द्वार हो। उसके लिए हमारी बहुत योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा, निषाद राज बोर्ड योजना, मछुआ कल्याण कोष, उसे हमें तुरंत अभी 31 मार्च तक डेट पेमेंट करना है। ऐसे में हमारे आधे कर्मचारी रिटायर्ड हैं, आधे हैं, और वो भी अगर टाइम से नहीं आएंगे तो कैसे कर लेंगे।
हमारी जिम्मेदारी भी नहीं, हमको सरकार ने जिम्मेदारी दी है जनता ने कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। उसके लिए मैं आज औचक निरीक्षण में मिला था तो ढेर सारे लोग गायब थे और उसमें कुछ के खिलाफ कार्रवाई, कुछ लोगों ने देर रात तक काम किया था, उन्हें हम धन्यवाद भी दिए हैं और कुछ लोगों ने कुछ को नोटिस भी देंगे। इस तरह के निरीक्षण लगातार जारी रहेगा? निश्चित रूप से इसके अभी हम और भी करते रहे पूरे प्रदेश में। टाइम से टाइम हमारे विभाग को लोगों ने बीमारू विभाग बना रखा था, लेकिन आज जब से मैं हूं तब से ढेर सारा धरातल पाया है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में ऐसा बना दूं कि इससे बेहतर कोई विभाग न रहे और निश्चित रूप से उसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जो सोच है, हमारी जो विजन है कि ब्लू रिजर्वेशन का उनकी सोच है कि जितने भी जलाशय हैं, अमृत सरोवर हैं, उसको हम हर गांव में उनको धरातल पुता। तो इनको हमने जो मछुआ कल्याण कोष अभी है उसमें ढेर सारी योजनाएं कि मुगलों अंग्रेजों को उजाड़ा था, नदियों ने भी उजाड़ा था, ऐसे लोगों को बसा सकें, उनको हम चिकित्सीय सहायता दे सकें। यूं तो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का निरीक्षण पहले भी होता रहा है, लेकिन आज एकाएक मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के इस औचक निरीक्षण से कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में मत्स्य विभाग के निदेशालय में हड़कंप जरूर मच गया है। अब देखना यह होगा कि मंत्री के इस औचक निरीक्षण के बाद क्या अधिकारी समय से ऑफिस पहुंचते हैं या फिर यह निरीक्षण भी हर निरीक्षण की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। संदीप सिंह, तुमसे बात कर रही हूं मैं यही हूं, मेरा घर तुमको पता है, डलवाओ थाने में। मैं भी देखूं कितना गूदा है तुम में कि तुम मुझे थाने में डलवाओगे। कांग्रेस से जुड़े युवा नेता और एक्टिविस्ट संदीप सिंह का नाम एक बार फिर चर्चा में है। बिग बॉस फेम अभिनेत्री एवं कांग्रेस नेत्री अर्चना गौतम ने प्रियंका गांधी के करीबी संदीप सिंह पर मेरठ में केस दर्ज करवाया है। अर्चना गौतम ने संदीप सिंह पर धमकी देने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है, किसी आदमी से क्या बात करनी है। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस उनसे खफा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग ये क्यों रख रहे हैं जो पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा मैसेज या मेरे जैसी कितनी लड़कियों का मैसेज या मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता का मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है। जो संदीप सिंह जी पीए हैं प्रियंका दीदी के, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने ही लोग बैठा रखे हैं, चारों तरफ से जकड़ के रखा हुआ है पूरा कांग्रेस। संदीप सिंह इससे पहले भी चर्चा में आ चुके हैं, जब 2019 में प्रियंका गांधी के सोनभद्र दौरे के समय वो एक पत्रकार से उलझ पड़े थे। संदीप सिंह मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वामपंथी छात्र राजनीति से जुड़े रहने के बावजूद संदीप सिंह की कांग्रेस में एंट्री का किस्सा भी खासा रोचक है। संदीप सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। संदीप जेएनयू में CPI-ML के छात्र संगठन आइसा की राजनीति करते थे और वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने थे। तब संदीप सिंह के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को काले झंडे भी दिखाए थे। बाद में संदीप सिंह का लेफ्ट पार्टी पॉलिटिकल से मोहभंग हुआ और कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी टीम अन्ना के साथ ही काम किया। 2017 के आसपास संदीप सिंह की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई। इसके बाद संदीप सिंह की कांग्रेस में एंट्री हो गई। 2019 में प्रियंका गांधी को जब यूपी की कमान मिली तो संदीप सिंह फुल पावर में आ गए। उन्होंने प्रियंका के मिशन यूपी को डिजाइन करने में अहम भूमिका अदा की। यहाँ तक कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस के संगठन में जो आमूल-चूल बदलाव किए हैं, उसमें तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ संदीप सिंह का भी खासा हस्तक्षेप रहा था। यूपी में संगठन से साइडलाइन किए गए कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संदीप सिंह की कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि इससे कांग्रेस में संदीप सिंह के पद पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा है। राहुल गांधी की हालिया भारत जोड़ो यात्रा में संदीप सिंह काफी सक्रिय भूमिका में दिखे हैं।
हालांकि जब अर्चना गौतम ने संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ी तो हैं, लेकिन पार्टी के आलाकमान उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। देश में पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के मामलों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच देश में कोरोना के 1898 नए मामले सामने आए हैं। ये इसके पहले हफ्ते में आए कोरोना केस से 63% ज्यादा हैं। 20 से 26 फरवरी के बीच कोरोना के 1163 केस आए थे, जो इससे पहले के हफ्ते में 39% ज्यादा थे। वहीं 13 से 19 फरवरी के बीच कोरोना इन्फेक्शन के 839 केस सामने आए थे, जो इससे पहले के हफ्ते से 13% ज्यादा था। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन केस में लगातार बढ़ोतरी चिंता का विषय है। देखा जाए तो कोरोना के मामले लगातार 5 हफ्तों से बढ़ रहे हैं। पहले 2 हफ्ते में मामूली वृद्धि देखी गई है। पिछले साल जुलाई के बाद अब तक सबसे लंबा वृद्धि का पीरियड है। जब देश में आखिरी बार कोविड स्पाइक हुआ था, उस दौरान 18 से 25 जुलाई के बीच कोरोना के 1.4 लाख मामले आए थे। तब से 2 हफ्ते से अधिक की 3 छोटी अवधि को छोड़कर कोरोना मामलों में लगातार गिरावट आई है। वीकली केस 23 से 29 जनवरी के बीच अपने सबसे निचले स्तर 707 पर पहुंच गए थे। 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में आए हैं। इसमें 473 मामले कर्नाटक में आए हैं, जो हफ्ते पहले मिले 230 से ज्यादा हैं। वहीं केरला में पिछले हफ्ते 410 मामले आए हैं, जबकि 2 हफ्ते पहले 298 मामले आए थे। वहीं महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते में कोरोना के 287 मामले आए हैं, जबकि 2 हफ्ते पहले 185 मामले आए थे। अगर बात करी जाए उन राज्यों की जहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो उसमें पंजाब, हिमाचल, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी शामिल हैं। कोरोना के मामले में अचानक वृद्धि के साथ साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले भी बढ़ रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को देश के बड़े हॉस्पिटल के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। इसमें इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि सभी वायरल बुखारों में लगभग सामान्य लक्षण के होते हैं। आपकी नाक बह सकती है, आपको हल्की खांसी हो सकती है, आपको बुखार हो सकता है, शरीर में और सिर में दर्द हो सकता है। शुरुआत में ये अंतर करना बहुत मुश्किल है कि आपको कौन सा वायरल इन्फेक्शन है। ICMR ने हाल ही में अपनी स्टडी में पाया है कि वर्तमान में लोगों में इन्फेक्शन हो रहा है, वो बड़े पैमाने पर H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का है, कोरोना का नहीं है। उन्होंने बताया कि H3N2 वायरल अभी हवा में मौजूद है, लेकिन ये कोरोना वेरिएंट नहीं है। इसके साथ ही H3N2 वायरल के लक्षणों पर अगर बात करी जाए तो उसमें सबसे प्रमुख है खांसी, नाक बहना या नाक बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना, दस्त होना और उल्टी होना। कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना की आहट देखने को मिल रही है और कोरोना के बीच H2N3 इन्फ्लुएंजा की आहट हम सब के बीच आ चुकी है। तो आप भी इस वायरस से बचने के लिए जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं उनको जरूर बरतिए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौर को आज के समय में कौन नहीं जानता। नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार की खिंचाई अपने गीतों के जरिए करती आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लोग उनके ऊपर विपक्षियों के साथ होने का आरोप भी लगाते आते हैं। फिलहाल नेहा सिंह राठौर ने अपना यूपी में काबा जब पहला गाना लॉन्च किया था
तो उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में भूचाल मच गया था और उसके बाद यूपी में काबा 2 लॉन्च किया गया, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर को पुलिस की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था और यह कहा गया था कि आप हमारे 7 सवालों के जवाब दीजिए। नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलने के बाद वो बीमार भी हो गई थी, अस्पताल में भर्ती भी हो गई थी और इस पर कहीं ना कहीं विपक्षियों ने नेहा सिंह राठौर को सपोर्ट भी किया था। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके नेहा सिंह राठौर के गानों की लाइन में ही अपने ट्वीट के जरिए सरकार की खिंचाई की थी, लेकिन अब नेहा सिंह राठौर को जवाब देने के लिए सरकार के ही एक मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति ने जिम्मा उठाया है और वो कोई और नहीं, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार हैं। मृत्युंजय कुमार ने बीते दिनों एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि नेहा सिंह राठौर का ये गाना और नेहा सिंह राठौर के सारे गाने किसी ना किसी एजेंडे से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है, कविता में एजेंडा बा, पूर्वाग्रह के झंडा बा, खाली अटेंशन के दरबार बा, हर बात के दोषी सरकार बा। हम तो खाली नेगेटिव देखत, विपक्ष के नैरेटिव देखत, मिट्टी में हा मिलल माफिया, योगी जी के डंडा बा, कविता में एजेंडा बा, पूर्वाग्रह के झंडा बा। मृत्युंजय कुमार के इस ट्वीट से साफ तौर पर साबित होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नेहा सिंह राठौर और नेहा सिंह राठौर के गानों को विपक्ष के एजेंडों से जोड़ करके बताने की ये कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में नेहा सिंह राठौर के गानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर सफल भी हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नेहा सिंह राठौर का क्या इसके बाद कोई जवाब आता है या फिर ये बात साबित हो जाती है कि मुख्यमंत्री के खास जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक मृत्युंजय कुमार ने उन्हें जवाब दे दिया है और उस जवाब के बाद नेहा सिंह राठौर शांत हो गई हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इसमें 22 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए, जिसमें से 21 पास हुए। यूपी सरकार की पहली खेल नीति को इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसके अलावा बाराबंकी में आईटी पार्क बनाया जाएगा, इस पर भी इस बैठक में मुहर लगी है। यूपी सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023-24 को भी हरी झंडी दिखाई है। वहीं इस बैठक के दौरान ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी, उसको शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया। कैबिनेट ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 11 अप्रैल को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। वहीं नई खेल नीति के तहत गांवों में ओपन जिम खुलवाए जाएंगे, ऐसा इस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी इस बैठक में पास हुए। कैबिनेट ने मुफ्त राशन नीति के लिए नई एजेंसी का चयन किया, क्या पूरा राशन उपलब्ध कराएगी। गृह विभाग के प्रस्ताव में गुंडा एक्ट धारा 2 और धारा 6A की कार्रवाई डीएम, एडीएम, ज्वाइंट सीपी को दी गई। वहीं इस कैबिनेट की बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि बाराबंकी में आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की कटाई मिलों पर 51.63 करोड़ की देनदारी है। इसमें 29.5 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ की है। इसमें 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार चुकता करेगी। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है। अयोध्या में 65 करोड़ के 2 नई सड़क बनेगी। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ पास किए गए हैं। अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 465 करोड़ रुपए पास किए गए। बैठक में शामिल होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष की आपस की खींचतान कुर्सी के लिए है। विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए सब कर रहे हैं। देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, महिलाओं को समान भागीदारी मिल रही है। देश और प्रदेश की जनता जानती है कि पीएम मोदी उनके हित की रक्षा कर रहे हैं। 2022 तक के सभी
एक्शन लिया जा रहा है। वहीं सीएम किशन मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से कह रही है कि आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश समय दिया। उसी में डेडिकेटेड कमीशन पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। सरकार हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है। नगरीय निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही संपन्न कराए जाएंगे। इस कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सौंपी गई थी, उस पर भी मुहर लगी है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले अप्रैल में निकाय चुनाव लगभग होने तय है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर क्या फैसला लेती है। आज अभी हम अपने विभाग का ही हम लोगों ने बैठक के बाद निकल कर आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में और हमारे जो यूनिवर्सिटी गेम होने वाले हैं उसमें 5 प्रकार की कमेटियां बनी। एक हमारी अध्यक्षता में, चीफ सेक्रेटरी के, अपर मुख्य सचिव के, और उसके साथ साथ जो है जो जहां जैसे यूनिवर्सिटी जो गेम होगी वो एक जो है बनारस में होगी, एक जो है गोरखपुर में होगी, एक लखनऊ में होगी। इस तरह से उन दृष्टि से वहाँ भी एक कमेटी बनाई गई है कमिश्नर की अध्यक्षता में। तो इस तरह से 5 प्रकार की कमेटी ने जो यूनिवर्सिटी गेम है उसको संचालित करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया है और आज इस पर मंजूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक प्रस्ताव युवा कल्याण विभाग का था कि वहाँ हमारे प्राथमिकता है पहले विकास खंड स्तर पर, जहाँ जिस विकास खंड में स्टेडियम ग्रामीण स्तर पर नहीं होंगे, हम प्राथमिकता होगी पहले उस विकास खंड में हम ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम बनाएंगे। उसको पीपीपी मॉडल पर भी लोगों में होकर के सहयोग से आधार पर, अगर जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो ऐसे जो हमारे सरकारी स्कूल होंगे उनकी जो सरकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, वहाँ भी हम मिनी स्टेडियम के रूप में बना के खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। टैक्स रिपोर्ट अटल टीवी। संदीप सिंह, तुमसे बात कर रही हूँ मैं यही हूँ। मेरा घर तुमको पता है, डलवाओ थाने में। मैं भी देखूं कितना गुदा है तुम में कि तुम मुझे थाने में डलवाओगे। कांग्रेस से जुड़े युवा नेता और एक्टिविस्ट संदीप सिंह का नाम एक बार फिर चर्चा में है। बिग बॉस फेम अभिनेत्री एवं कांग्रेस नेत्री अर्चना गौतम ने प्रियंका गांधी के करीबी संदीप सिंह पर मेरठ में केस दर्ज करवाया है। अर्चना गौतम ने संदीप सिंह पर धमकी देने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। हमारी पार्टी में प्रियंका गांधी जी के एक पीए हैं संदीप सिंह, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उनको तमीज भी नहीं है कि किसी महिला से क्या बात करनी है, किसी बुजुर्ग से क्या बात करनी है, किसी आदमी से क्या बात करनी है। यहाँ तक कि पूरा कांग्रेस उनसे खफा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे लोग ये क्यों रख रहे हैं जो पार्टी को कुतर कुतर के खा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा मैसेज या मेरे जैसी कितनी लड़कियों का मैसेज या मेरे जैसे कितने कार्यकर्ता का मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है। जो संदीप सिंह जी पीए हैं प्रियंका दीदी के, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने ही लोग बैठा रखे हैं, चारों तरफ से जकड़ के रखा हुआ है पूरा कांग्रेस। संदीप सिंह इससे पहले भी चर्चा में आ चुके हैं, जब 2019 में प्रियंका गांधी के सोनभद्र दौरे के समय वो एक पत्रकार से उलझ पड़े थे। संदीप सिंह मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वामपंथी छात्र राजनीति से जुड़े रहने के बावजूद संदीप सिंह की कांग्रेस में एंट्री का किस्सा भी खासा रोचक है। संदीप सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। संदीप जेएनयू में सीपीआई एमएल के छात्र संगठन आइसा की राजनीति करते थे और वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने थे। तब संदीप सिंह के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को काले झंडे भी दिखाए थे। बाद में संदीप सिंह का लेफ्ट पार्टी पॉलिटिकल से मोहभंग हुआ और कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी टीम अन्ना के साथ ही काम किया। 2017 के आसपास संदीप सिंह की मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई। इसके बाद संदीप सिंह की कांग्रेस में एंट्री हो गई। 2019 में प्रियंका गांधी को जब यूपी की कमान मिली तो संदीप सिंह
फुल पावर में आ गए। उन्होंने प्रियंका के मिशन यूपी को डिजाइन करने में अहम भूमिका अदा की। यहाँ तक कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस के संगठन में जो आमूल-चूल बदलाव किए हैं, उसमें तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ संदीप सिंह का भी खासा हस्तक्षेप रहा था। यूपी में संगठन से साइडलाइन किए गए कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संदीप सिंह की कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि इससे कांग्रेस में संदीप सिंह के पद पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा है। राहुल गांधी की हालिया भारत जोड़ो यात्रा में संदीप सिंह काफी सक्रिय भूमिका में दिखे हैं। हालांकि जब अर्चना गौतम ने संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ी तो हैं, लेकिन पार्टी के आलाकमान उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।